हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम झकास। चलिए भाई, आज हमारे इस पर्सनल ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अबाउट मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं कुलाम्बिक फोर्सेस, और कुलाम्स लॉ के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं विद सन के साथ मैंने आपको सॉल्व करवा दिए है ना, कि किस एग्जाम से कौन से सन में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। और भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या और भी जो नए कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं आगे वाले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है ना, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बेसिक आइडिया मैंने सबसे पहले आपको दिया था जब मैंने बात करी थी किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के बारे में हमें बताती जानकारी देती है। मतलब या तो वो उसको प्रोड्यूस करेगी या फिर क्या करेगी? एक्सपीरियंस करेगी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली जिस फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ वो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। 11th क्लास के अंदर आप एक फील्ड पढ़ के आए, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ के आए ना। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भाई कौन सी फील्ड पढ़ के आए आप? ग्रेविटेशनल फील्ड, जो किसकी वजह से होती है? मास के कारण। भाई कोई अगर मास रखा हुआ है, एम मास, तो अपने सराउंडेड एक टाइप की फील्ड बनाता है और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे के वैसे ही चार्ज भी क्या करता है? अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? एक तरह से एक क्षेत्र बनाता है। मतलब क्या बनाता है? एक तरह का फील्ड बनाता है। उस फील्ड को हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए भाई हेडिंग डाल लीजिए फटाक से, इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे। इस पे कई सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं, चाहे नीट की बात करूँ, जेई की करूँ, या फिर हम 12th सीबीएसई की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर मैं दो चार्ज के बारे में बात करूँगा। एक बात करूँगा सोर्स चार्ज और एक बात करूँगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसके बारे में हमने थोड़ा प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा करी है, जहाँ पर मैंने एक रॉड लिया था, उस रॉड से किसी डिस्टेंस के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था। क्लियर है? तो देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सोर्स चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलरली कैसी निकलेगी? बाहर निकलेगी। कैसी बनाएगी? परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। तो देखिए भाई यहाँ पर ऐसा इसके सराउंडेड एक तरह से क्षेत्र बन जाता है, फील्ड बन जाती है। इस टाइप से क्या बन जाती है? फील्ड बन जाती है। मतलब अगर मैं Q इज़ ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, 0 से बड़ा मतलब क्या लेता हूँ? पॉजिटिव लेता हूँ, तो वो अपने सराउंडेड इस टाइप से क्या बनाता है? एक तरह से क्षेत्र बना लेता है, फील्ड बना लेता है। ठीक है, सेम मैं बात करता हूँ किसके बारे में? नेगेटिव चार्ज के बारे में। कि अगर यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज रखा तो सारी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो इस कंडक्टर के क्या होगी भाई? अंदर आएगी। तो इसके सराउंडेड जो क्षेत्र बनेगा वो कैसा बन जाएगा? कुछ इस टाइप का बन जाएगा, क्यों ना? ठीक है ना, तो पॉजिटिव यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? Q इज़ लेस देन 0। हो सकता है आपको 1 मार्क में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई Q अगर लेस देन 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो हम इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। Q लेस देन 0 है मतलब वो कैसा चार्ज है? एक तरह से नेगेटिव चार्ज है। तो कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है ना, नेगेटिव को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, Q लेस देन 0। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ दे रखी है। क्लियर है? अब ये इसने अपने सराउंडेड क्या बने? ऐसे लाइन्स बनाई। ठीक है ना, क्या बनी? एक तरह से लाइंस बनाई है। तो इस लाइंस में हम ये क्या बोल रहे हैं? जो लाइंस बनी है ये मतलब इसका एक क्या बना? क्षेत्र बना, एक फील्ड बनाई है। क्या बनाई है? एक फील्ड बनाई है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या कोई एक फील्ड बना रखी है, उस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई अनदर चार्ज फेंकता हूँ, अनदर चार्ज को थ्रो करता हूँ। जस्ट इमेजिन मैंने एक लिया चार्ज किया Q0। क्या लिया? Q0। ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू बहुत कम है। जिसका वैल्यू क्या है? बहुत कम है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, इस Q0 चार्ज को इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर क्या करता हूँ? फेंकता हूँ। क्या करता हूँ? फेंकता हूँ। कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगा के कुछ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनमें आपस में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। हाँ कि ना भाई? दोनों पॉजिटिव है तो क्या फोर्स लगाएंगे? रिपल्सन का। तो पहली बात तो भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने फील्ड के अंदर आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक सोर्स चार्ज है, इसने बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने सराउंडेड बना रखा। इसका भी कुछ फील्ड होगा,
वैसे ये इस टाइप का फील्ड अपने सराउंडेड नहीं बनाता है, लेकिन ये पॉजिटिव होने के कारण इसके कंपेरेटिवली में क्या है, थोड़ा कम फोर्स लगा पाएगा। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता। अब फोर्स लगाएगा तो इसको इसके अंदर लाना थोड़ा सा क्या मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है, पर फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाकर हम इसको इस फील्ड के अंदर ले आए, हम यहाँ पे इसको ले आए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस फील्ड के अंदर ले आया हूँ तो इसके ऊपर इस सोर्स चार्ज ने कुछ क्या लगाया होगा, फोर्स, क्या लगाया होगा, कुछ फोर्स। तो मैंने क्या करा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान ली, क्या, आर मान ली, कुछ डिस्टेंस क्या मान लिया, आर, कि इस सोर्स चार्ज ने इसके ऊपर क्या लगाया, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। तो जितना फोर्स ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है, जितना फोर्स ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो ये दोनों पहले डायग्राम लिख लीजिए, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस by unit positive charge, unit positive charge is called charge of that position, unit positive charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे बेसिकली मैं इसको और भी सिंपली डिफाइन कर सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली क्या होगा, बेसिकली अगर मेरे पास ये क्यू चार्ज है ना, इसने अपने सराउंडेड ऐसा क्षेत्र बना रखा है भाई साहब, ठीक है जी। तो यहाँ इस फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पर एक क्या रखा, एक क्यू नॉट चार्ज रखा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो इसने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया होगा। तो ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा, है ना, भागाएगा अपनी फील्ड से बाहर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है या कितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो क्या कराता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने वेक्टर ऑलरेडी लगा दिया, तो यहाँ से बेसिक बात, एक बात तो मैं क्लियर आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कुछ डायरेक्शन भी होगी भाई, कि नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे लिख लेते हैं अपन। इसकी जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से क्या रहती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सेकेंड चीज़, बाय फार्मूला में एक बात पता लग रही है क्या, कि इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी सब बेसिक बातें क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन पर कूलाम, है ना। एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम। और सीजीएस आप बना सकते हैं इसकी, सीजीएस क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की सीजीएस यूनिट होती है क्या, डायन, क्या होती है, डायन। और कूलाम की सीजीएस क्या होती है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो बेसिक चीज़ आप बात कर सकते हैं। तो डायन पर स्टेट कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता है इसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में, तो इसकी भी बात हम यही कर लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, बेसिकली न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या मेरे पास, ml(t-2) और कूलाम का कितना होगा, A(t). जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है उसको कहाँ ले जाओ, न्यूमरेटर में। तो उस कंडीशन से सॉल्व करके कितना आ जाएगा मेरे पास, ये mlt-3 और A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, mlt-3 A-1। तो ये बेसिक स्टडी हो गई किसके बारे में, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लिखिएगा इस पूरे पार्ट को। चलिए जी, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हम, ठीक है। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
कितना किसी पॉइंट चार्ज किसी आर डिस्टेंस पर अगर रखा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। वैसे यही जो मैंने बताया इसी को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना चाहते हैं उस चार्ज की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। चलिए इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया, इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर रखा है पॉइंट चार्ज क्यू, इस ओरिजिन पॉइंट पर रखा है क्या, क्यू चार्ज रखा है। तो ये क्यू चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगाता। सिस्टम वही है, इसने अपने सराउंडेड फील्ड बना रखी है, इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, एक तो हमने निकाल लिया ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, पर उसी का एक सेकेंड फॉर्म भी आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स लगेगा हमारे पास एफ बराबर के क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपके पास, एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो एफ का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू बटे में क्या हमारे पास क्यू नॉट है, ठीक है, बटे में क्या हमारे पास क्यू नॉट है। तो क्या यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है, क्या, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी क्यू नॉट की चर्चा नहीं हुई है। ये जो फॉर्मूला है फाइनली ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं, उसका वैल्यू कहाँ रखा है ये उससे मतलब है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज ही बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख लेना क्यू नॉट, इसे और क्या बोलता हूँ मैं, टेस्ट चार्ज ही बोलता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया मैंने क्या, क्यू नॉट, और इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज ही बोलते हैं, जो ये बताएगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं है, लेकिन ये अपने सराउंडेड फील्ड क्रिएट नहीं करा। अच्छा, जो मैंने निकाला ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, वो बेसिकली इसी का निकाल रखा है, बहुत छोटा सा है ना। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन में क्यू नॉट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। चलिए जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और इससे पता लगती है कि अगर E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, तो अगर इस पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस को मैं बढ़ाते जाऊँगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखिए रिलेशन कैसा है दोनों के बीच में भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ग्राफ, और हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर के बीच में, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे रखा, ये एक्स एक्सिस पे रखा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए रिलेशन क्या था, वो यही लिख लेते अपन, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो ई आर के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर के। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और रेडियस के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस के बीच में ग्राफ हो गया, ठीक है।
चलिए अब हमने इसके वेक्टर के बारे में बात कर लिया, तो इसका कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगा। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था, तो उस फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म बताया था। तो अब हम इसमें बात करते हैं किसके बारे में, वेक्टर फॉर्म के बारे में। चलिए जी, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये तो आप सेल्फ भी बना सकते हैं वैसे, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स जो है उसका वेक्टर फॉर्म अगर अच्छे से देखा हो तो देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर क्या था मेरे पास, एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब यही चीज़ मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ई बराबर ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू आर केप। आर केप बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, एक यूनिट एक क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। हमें क्या करता है, किसी भी वेक्टर की क्या बता देता है, ये एक तरह से डायरेक्शन बता देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर केप। तो देखिए जी, यहाँ पर आर केप क्या हो जाएगा हमारे पास, आर केप क्या है आपके पास, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। आर केप का वैल्यू कितना आएगा, मॉड आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं जी, यूनिट वेक्टर, जो क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अगर इस वैल्यू को मैं वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसका एक और फॉर्म आ जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, एक और फॉर्म आ जाएगा। तो और करके इसका एक और फॉर्म ले लीजिए, क्या, ई बराबर के क्यू अपॉन में आर का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। अगर बहुत सारे चार्जेस कहीं रखे हैं किसी क्यूब के ऊपर और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है, क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता होगी, आई केप, जे केप, के केप, तो उससे बहुत इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है। तो देखिए वन बाय वन वापस से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइंस के बारे में आपको बता दिया कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो सारी लाइंस परपेंडिकुलर ही कैसी जा रही है, बाहर जा रही है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर क्या आ रही है, अंदर आ रही है। गॉट इट। नेक्स्ट चीज़ हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला एंड बेसिक सारी बातें हमने यहाँ पर कर रखी है। थर्ड चीज़ हमारे पास हमने बता रखा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉइंट चार्ज के डिपेंड नहीं करती है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको कोई लेना देना ना नहीं है। और फोर्थ चीज़ हमने देखी क्या, कि रेडियस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ है, किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बेसिकली, ठीक है। और उसका वेक्टर फॉर्म इसे लिख लेना, ये कौन सा देखा हमने, इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पर हमने ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपन में आर, ये बेसिकली मॉड का स्क्वायर है ना, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो वो आर स्क्वायर भी लिखोगे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो एक वेक्टर स्क्वायर है तो उसका मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास फाइनली पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की, जो मेन फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक तो हमने थ्योरी पढ़ ली, जिसके ऊपर उसका फॉर्मूला देख लिया। अब फॉर्मूले के बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चंस इस पे आएंगे, और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। वही क्वेश्चंस मैं सबसे पहले लेता हूं जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी लिया था, कि अगर मेरे पास कोई रॉड दे रखी है, अगर मेरे पास क्या दे रखी है, कोई रॉड दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास किसी पॉइंट P के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूं, पहले न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली चीज़, अगर मेरे पास एक कोई रॉड है, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटली Q, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, टोटल चार्ज कितना है इस पर, Q, इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई, L है, ठीक है। इससे किसी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P लिया, इस पॉइंट के ऊपर Q नॉट चार्ज है। देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रखी है। तो यहाँ पर अगर बेसिकली वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट P के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर कितना आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी आया था, हो सकता है क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल में भी मिल जाए,
किस में मिल जाए, ग्रेविटेशन में भी मिल जाए, हो सकता है आपको मैग्नेटिक में भी मिल जाए, सभी में कॉन्सेप्ट सेम टाइप के लगेंगे, बट फॉर्मूला वेरिएशन की वजह से क्वांटिटीज़ में चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने फोर्स कितना निकाला था भाई इस पॉइंट के ऊपर, फोर्स हमने क्या निकाला था कि इसको तोड़ दिया था हमने बेसिकली, यहाँ से जाकर ये आर डिस्टेंस पर ये Q0 था, और x पे जाके मैंने ये x पर आकर क्या लिया था, एक dx का एलिमेंट लिया था यहाँ पर, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना था मेरे पास, dq, इसकी लेंथ कितनी थी dx, और इसका फोर्स कितना लग रहा था, इसकी वजह से df लग रहा था, कितना लग रहा था, df लग रहा था। तो जो df की मेरे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, df बराबर k dq, कितना आया था मेरे पास, k, ये आया था dq इंटू Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस x²। अब अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा के बारे में बात कर चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है Q/L, और मैं इसको क्या लिखता हूँ dQ/dL, क्या लिखता हूँ मैं dQ/dL। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ से dQ/dL से क्या आ जाएगा, dq को क्या लिखता हूँ मैं, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, तो लैम्डा इंटू dl की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx, क्योंकि मैंने x पे जाके क्या लिया था, dx का एक एलिमेंट लिया था, ठीक है। तो वही पुरानी बात, तो फाइनली यहाँ पर मैं रख देता हूँ df की वैल्यू कितना हो जाएगा, k लैम्डा इंटू dx इंटू Q0 डिवाइड बाई x का स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे r से r प्लस l तक, और इधर लगाओगे 0 से f तक। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आया था मेरे पास वो आया था कितना, F बराबर K Q0, K Q, या लैम्डा के टर्म में मैं लिख लेता हूँ K लैम्डा, तो ज़्यादा सही रहेगा। अपने पास डायरेक्ट इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए जी यहाँ पर आंसर तो नहीं है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये फाइनली df आ गया मेरे पास, इंटीग्रेट ही कर लो, तो f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से k बाहर आ जाएगा और एक लैम्डा बाहर आ जाएगा और एक Q0 बाहर आ जाएगा। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस का 1/x आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/r प्लस l, ये मेरे पास फाइनली क्या आया था, इसका फोर्स का फॉर्मूला आया था। बट मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली अगर आपने ये फार्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का फार्मूला था तो इसको F अपॉन में Q0 कर दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे पास, E इक्वल टू F अपॉन में Q0। तो इस पूरे फार्मूले में से क्या करूँ मैं, Q0 को इरेज कर दूँ, Q0 हटा जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई यहाँ पे फोर्स में भी Q0 आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है, Q0 आ रहा है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, K लैम्डा 1/में r माइनस 1/में r प्लस l, ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो उस रॉड वाले क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत इजी रहा होगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी रॉड को अब हमने किसी पॉइंट पे रखा था, अब हम पॉइंट पे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक रॉड को मोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा दे रखी है अभी भी, पर अब किसी अदर चार्ज की वजह से नहीं बात करेंगे हम, उसी रॉड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो पहले तो अलोंग द एक्सिस रखा था, अब अलोंग द एक्सिस ना रख के मैं उसको किसी और पॉइंट पे रखूँ, किसी एंगल पे रख दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बात करते हैं हम कि जो रॉड थी वो रॉड मेरे पास ऐसे रखी है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा इसका पूरा, ये पूरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज Q है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, लैम्डा है। पहले मैंने अलोंग द एक्सिस रखा था, चार्ज कैसे रखा था, अलोंग द एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके किसी पॉइंट से, यहाँ से किसी पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्या, एक Q0 चार्ज रख रहा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस रॉड की लेंथ अभी हमने क्या कंसीडर कर रखी है भाई, L, क्या ले रखी है L। ये जो पॉइंट है इसे मैं नाम देता हूँ क्या, O पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, P पॉइंट, ठीक है। ये इसका जो A वाला एंड है इसको मैं अपर एंड बोल देता हूँ और B क्या बोल देता हूँ मैं, लोअर एंड। इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, पॉजिटिव चार्ज है।
एक बात तो मेरी यहाँ से क्लियर हो गई क्या, कि लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एल। कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अब क्या है कि यहाँ पर अपर एंड और लोअर एंड से किसी अलग अलग एंगल से बनेगा। उस कंडीशन में मेरे पास इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर हमें फाइंड करना है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P। जी देखिए, अब ये इसके पहले वाला जो केस था उसमें देखिए मैंने क्या किया था, ये अलॉन्ग द एक्सिस रखा है इस रॉड के। कैसा रखा, अलॉन्ग द एक्सिस रखा। अब ये अलॉन्ग द एक्सिस नहीं रखा मैंने, इस रॉड से किसी एंगल पर रखा है। तो बेसिकली जो एंगल बन रहा है मैं वो भी बना देता हूँ कि इसके अपर वाले एंड से मैंने एंगल मान लिया और एक लोअर एंड से एंगल मान लिया। जो अपर एंड से एंगल बन रहा है उसे मैं देता हूँ क्या, ये जो एंगल बन रहा है इसे मैं नाम देता हूँ θ1 और नीचे वाले को मैं देता हूँ θ2। एक एंगल मान लिया मैंने θ1 और एक एंगल मान लिया θ2। ये θ1 और θ2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मै बी पॉसिबल 30, 60, 45 जो भी एंगल दे दे। अगर उसने पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना आएगा तो कैसे करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। इस पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है, जो प्रॉब्लम्स बनेगी वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जी, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका वही, तो पहले मैं इसी डायग्राम को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से ये पॉइंट क्या था मेरे पास, P था। अब इसके मिड, ये जो भी पॉइंट है मेरे पास, तो इसके पॉइंट O से, मुझे नहीं पता है मिड पॉइंट है आई थिंक, इससे Y पे जाके कहाँ पर कुछ डिस्टेंस Y पे जाके dy का क्या ले लेना, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ये वाला, इसकी लेंथ क्या ले ली मैंने, dy। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया भाई, dq। चार्ज कितना हो गया, dq आ गया। बात क्लियर है। दूसरी बात, इसकी वजह से फोर्स इस पॉइंट Q0, यहाँ पर Q0 चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक टाइप से इस टाइप से फोर्स लगाएगा, कुछ ऐसे इन दिस मैनर, इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वैसे पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, d इंटू ई। कितनी आ जाएगी, d इंटू ई। चलिए भाई, y पे जाके dy लिया हमने। अब दूसरी बात मेरे पास क्या, कि इसने इसके साथ कुछ एंगल बना रखा है क्या, फाई, और ये छोटा सा जो एंगल है, ये छोटा सा एलिमेंट वाला, इसको मैंने नाम दे दिया कितना, d फाई। क्या दे दिया, d फाई। बात क्लियर है। दूसरी बात, सेम कहानी नीचे भी होगी, सेम कहानी क्या होगी, नीचे भी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इस पे कुछ एंगल बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब अगर ये एंगल फाई है तो सिमिलरिकली ये एंगल भी कितना होगा भाई, फाई होगा। तो इस DA का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा D cos फाई, और एक यहाँ पर आ जाएगा कितना, D sin फाई। मतलब इस P के ऊपर मेरे पास दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। एक तो इस रॉड के परपेंडिकुलरली D cos फाई, और इस अलोंग द रॉड के पैरेलली, ठीक है ना, मतलब रॉड की जो एक्सिस आ रही है उसके पैरेलली, मतलब वाई डायरेक्शन बोल सकता हूँ मैं इसको एक तरह से, वो कितना आएगा, D sin फाई। ऐसे हर एक एलिमेंट इस पे करेगा भाई। चाहे मैं ये जो कंसीडर मैंने y पे जाके dy ऊपर लिया, वो मैं नीचे भी ले सकता हूँ, तो उस कंडीशन में ये d की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। किधर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो मैं चाहे अपर ले लूँ या अपर साइड ले लूँ या फिर लोअर साइड ले लूँ, किसी भी एक साइड को कंसिडर करके मुझे निकालना है। तो फाइनली इस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन आ जाएगी वो दो चीज़ में आएगी। बात क्लियर हुई ना आपको, दो कंडीशन में आएगी। पहली क्या, कि ई ऑफ एक्स लिख लेता हूँ मैं। ई ऑफ एक्स डायरेक्शन का मतलब कितना होगा, फाइनली रिजल्टेंट मेरे पास सारे, चाहे इस पे लूँ, इसको नीचे कर लूँ, नीचे कर लूँ, और भी कर लूँ, किसी पॉइंट पे लूँ, तो सारे d cos फाई आएंगे सारे। मान लीजिए d1 आ रहा है, d2 आ रहा है, d3 आ रहा है, सबको ऐड कर लिया मैंने, तो ऐड करके जो नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, d cos फाई के बराबर आएगा। तो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे मैं क्या लिखूंगा, x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैं क्या लिखूंगा, de cos फाई। पहली बात तो ये। ऐसे कैसे सिमिलर मेरे पास y डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसे मैं क्या लिखूंगा, ये लिखा मैंने de sin फाई। क्लियर है। ये मैंने पॉइंट P के ऊपर कंपोनेंट करे। आप हो सकता है फाई एंगल को और नीचे कंसीडर करेंगे, उस कंडीशन में भी वो नाम अलग अलग हो जाएगा, बाकी जो फाइनल आंसर आएगा वो एक ही आएगा। तो सारे जितने भी x डायरेक्शन में जा रहे हैं उन सबका सम कर दिया, ऐसे जो y डायरेक्शन में आएगा उन सबका मैं सम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आएगा, एक x में आएगा और एक y में आएगा। तो देखिए आगे बात करते हैं, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर इस dq चार्ज की वजह से कितना d का मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि फाई तो हमें पता लग गया, cos फाई है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या होगा, अगर मैं de की बात करूं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, de बराबर
के क्यू, भैया एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ई बराबर कितना होता है हमारे पास, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से मेरे पास पॉइंट पी के ऊपर डी कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा के क्यू कितना है मेरे पास, डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिस्टेंस का भी यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है जी। ये जो डिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ कंसिडर नहीं करी है, ये डिस्टेंस मैं आपको दे देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, मान लीजिए डी है, कितना है डी है, तो ये डिस्टेंस तो मेरे पास हो गया कितना, डी, और ये डिस्टेंस मेरे पास वाई है, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना मान लेते हैं हम, स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो भाई एक चार्ज ये एक इस पे लगा रहा है, ये छोटा सा चार्ज डी क्यू, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, डी आ रहा है। गॉट इट। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, के डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें नहीं। वही चीज़ लैम्डा इक्वल टू इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डी क्यू अपॉन में लेंथ कितनी थी उसकी मेरे पास, डी वाई। तो यहाँ से डी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, इससे यहाँ से लिख सकता हूँ डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी वाई। क्या बोलते हो, लैम्डा इक्वल डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। एक चीज़ तो ये मेरे पास क्लियर है। चलिए दूसरी चीज़ हम यहाँ समझते हैं आगे। और अब देखिए यहाँ से आगे मेरे पास डी, तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आर आएगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या आएगा, आर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पर हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको फाई के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दूसरा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी क्यू की वैल्यू चाहिए। और डी क्यू की कितनी आ गई मेरे पास, लैम्डा इंटू डी वाई। तो इससे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, डी ई बराबर लैम्डा इंटू डी वाई, और ये के लैम्डा डी वाई अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, के लैम्डा डी वाई अपॉन में आर का स्क्वायर। अब डी वाई और आर का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करके फाइनली आंसर निकालता हूँ। देखिए जी कैसे आएगा वो हम समझते हैं। वापस से डायग्राम पे आता हूँ। ये y है, ये d है, पूरा ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये मेरे पास हो गया y, ये मेरे पास हो गया क्या d, और ये मेरे पास हो गया r। ये एंगल हो गया मेरे पास फाई। गॉट इट। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी, आर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर, सॉरी इसको ऐसा लिख लो, कॉस थीटा बराबर, पहली चीज कॉस थीटा या कॉस फाई बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब डी अपॉन में आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा रे मेरे पास, डी अपॉन में कॉस फाई। इसको क्या लिख सकता हूँ, डी सेक फाई। बात क्लियर है, क्या लिख सकता हूँ, डी सेक फाई। ये तो आर की बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और, क्या कि y अपॉन में d इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, tan फाई। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो y है हमारे पास, ये y तो वेरी करेगा ना, y भाई यहाँ से लेके इस अपर एंड तक वेरी करेगा, लोअर एंड तक वेरी कर सकता है। पर ये जो d है, ये पॉइंट क्या मेरे पास फिक्स्ड है कि इस पॉइंट पर मैंने चार्ज को रखा हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y बराबर d tan फाई। y बराबर कितना हो गया, d tan फाई। अब दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएट अगर मैं करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी फाई बराबर डी, और tan फाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर फाई। कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो डी वाई बराबर कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। कितना हो गया, डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब देखिए बेसिकली ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, कौन सा वाला, ये, इसमें मेरे पास डी वाई का वैल्यू आ गया है क्या, हाँ जी सर, ये वैल्यू मेरे पास आ गया किसका, डी वाई का। क्या आर का वैल्यू आ गया क्या, हाँ सर आर का वैल्यू भी आ गया, कौन सा वाला, ये डी सेक फाई। इन दोनों का वैल्यू मैं इसमें क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा पास है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, बेसिकली मेरे पास ये आ जाएगा डी ई बराबर के लैम्डा, और ये मेरे पास कितना आया था, के लैम्डा इंटू डी वाई था, और नीचे कितना था, आर का स्क्वायर। तो डी बराबर
के एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, डी वाई कितना आ गया था भाई, डी सेक स्क्वायर फाई, और आर कितना था मेरे पास, डी सेक फाई है ना का होल स्क्वायर, सॉरी आर कितना आया था मेरे पास, डी सेक फाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डी सेक फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आया था, डी फाई। ठीक है, तो बेसिकली डी कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया के लैम्डा डी सेक स्क्वायर फाई, और ये डी फाई एज इट इज आ गया, एज इट इज नीचे कितना हो गया, डी का स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, तो फाइनली आपके पास डी का मान कितना आ गया, जो डी आया है वो हमारे पास आ गया के लैम्डा, और नीचे कितना बचेगा, डी बचेगा, और यहाँ पर एक चीज़ क्या बची, डी फाई बची। अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, मैंने फाइनली रिजल्ट क्या लिखा था, ई एक्स बराबर डी कॉस फाई, तो एक बार डी कॉस फाई रखूँगा और एक बार डी साइन फाई रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ई ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में वो कितना था मेरे पास, डी कॉस फाई, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन में डी, और ये हमारे पास कितना आ गया, कॉस फाई इंटू डी फाई। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, लिमिट की। डायग्राम में आप देख रहे हैं इसका जो लोअर एंगल है वो थीटा 2 और लोअर अपर एंगल क्या है, थीटा 1 है, तो थीटा 2 से थीटा 1 लिमिट हो जाएगी हमारे पास। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और, इसके एक्सिस के बिलो वे, ये एक्सिस के क्या है, बिलो वे, तो बिलो वे तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका लिमिट माइनस के थीटा 2 से प्लस का थीटा 1, बस इसका हमें क्या करना है, आप इंटीग्रेट करना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर, ई एक्स बराबर के लैम्डा अपॉन में डी आपका बाहर, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस फाई डी फाई। क्लियर है, ये हो गया मेरे पास माइनस का थीटा 2 और ये हो गया थीटा 1। पहले अपर लिमिट रखो, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन फाई, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन फाई। ठीक है, तो ये हो गया ई एक्स बराबर के लैम्डा अपॉन में डी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन फाई, लिमिट रखो माइनस का थीटा 2 से थीटा 1। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फाइनली आंसर मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ई एक्स बराबर के लैम्डा अपॉन में डी, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एक्स आ जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2। सिमिलर आपको जैसे मैंने बता रखा है वैसे के वैसे ही आपको डी साइन फाई को भी सॉल्व करना है। मैं इसका फाइनली आंसर लिख देता हूँ, क्या इसका आंसर आएगा, पर आप इस चीज़ को एक बार सॉल्व करिएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन में डी, वो मेरे पास आएगा कॉस थीटा 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। एक बार इसे सॉल्व करके देखिएगा कितना आ रहा है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या जो आंसर लिखा है ये आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या करी, दो चीज़ बात कर ली कि x कितना आएगा और y कितना आएगा। इस वीडियो को यहीं हम पूरा क्लोज करते हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।